नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। छत्तीसगढ़ में 2 माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है, सियासत भी खूब जोरों पर है और इसी बीच राज्य के सियासी समीकरण को भांपने के लिए एक सर्वे हुआ। सर्वे में जनता से ये सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और इस सवाल पर जनता ने अपनी राय रखी। मौजूदा समय में राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सर्वे के मुताबिक जनता ने छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 35 से 41 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, तो वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी के लिए जनता का मानना है कि कांग्रेस को 48 से 54 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा सर्वे में शामिल लोगों ने अन्य के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। अगर सर्वे के आंकड़े सही साबित होते हैं तो राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति में भाजपा को प्रभावी नेतृत्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, हालांकि पार्टी ने उन्हें भावी चेहरे के रूप में सामने नहीं रखा है। पार्टी अन्य राज्यों की तरह यहां पर भी सामूहिक नेतृत्व की रणनीति पर काम कर रही है। राज्य में भाजपा की रणनीति का सारा दारोमदार वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर पर है, जो संगठन के साथ साथ चुनाव प्रभारी भी हैं और इस साल के आखिरी में जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें 3 राज्यों में भाजपा सत्ता की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इनमें उसकी अपनी सत्ता वाला मध्य प्रदेश के साथ कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन दोनों राज्यों में पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाई थी। अब पार्टी वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इनमें छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां अन्य दोनों राज्यों की तुलना में राजनीतिक उठापटक कम है। छत्तीसगढ़ को लेकर विभिन्न सर्वे एजेंसियों के जो आंकलन सामने आ रहे हैं उनमें कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। भाजपा का एक वर्ग भी ये मान रहा है कि मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस की आपसी खींचतान भी कम नहीं हुई है, जिससे भाजपा के लिए सत्ता परिवर्तन कराना आसान नहीं होगा। हालांकि पार्टी के समय से पहले हारी हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन भावी नेतृत्व का ऊहापोह बरकरार है। चुनावों को लेकर विभिन्न मंचों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ही नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का भी कहना है कि राज्य में रमन सिंह हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका चेहरा बतौर मुख्यमंत्री न तो पेश किया जा रहा है और न ही ऐसा करने की पार्टी की कोई रणनीति है। पार्टी का कहना है कि अन्य चुनावी राज्यों की तरह से वहां पर भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा की दिक्कत यह है कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रभावी नेता बनकर उभरे हैं और इस बार कांग्रेस परोक्ष रूप से भी किसी को नंबर 2 बनाकर नहीं चल रही है। ऐसे में जनता में भी ये संदेश जा रहा है कि सत्ता में आने पर बघेल का ही चेहरा सामने आएगा। हालांकि भाजपा ने बघेल को घर में ही घेरने के लिए उनके ही भतीजे सांसद विजय बघेल को उनके खिलाफ उतारा है। पूर्व में विजय बघेल एक चुनाव में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ की चुनावी विसात पर आज बातचीत करेंगे कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ में उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि सर्वे जिस हिसाब से सामने आए हैं ऐसे में ये अब जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवेंद्र प्रमुख जी आप ही से करते हैं। जिस हिसाब से जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? जनता कह रही है कि इस बार भी कांग्रेस सरकार ही चाहिए छत्तीसगढ़ में। सर्वे के मुताबिक कोई हलचल है पार्टी में इसको लेकर कि नहीं? नहीं वक्ता जी, हलचल नहीं होगी। देखिए, स्वागत करना चाहिए सर्वे का। सर्वे कोई भी होता है वो जो है स्वागत योग्य होना चाहिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, लेकिन समय है चुनाव में।
सर्वे आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत मजबूत पार्टी है और बड़ा क्लोज जो सर्वे बोल रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी अच्छी बात है। हम तो जो है जीत को मुंह से निकाल लेते हैं, छीन लेते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। और आज हमें सर्वे ने कहा है कि हम वहाँ पछड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। समय रहते हम आपको बता देंगे कि चुनाव आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, एक शानदार लीड के साथ माने करेगी भारतीय जनता पार्टी। और छत्तीसगढ़ में कड़ा मुकाबला है देवेंद्र प्रमुख जी, कड़ा मुकाबला माना जाए। आनंद तो उसी का आता है जो खड़ा हो मुकाबले के साथ, जो जीत उसका आनंद कुछ और होता है। एक तरफा जीत तो भारतीय जनता पार्टी में भी आई है, कई प्रदेशों में आपने देखा, देश में देखा है, कहीं कहीं कड़े मुकाबले के लिए भी तैयार रहना चाहिए, यही लोकतंत्र। क्योंकि अगर हम कड़ा मुकाबला करेंगे तो लड़ कहाँ पाएगा, खड़ा कहाँ हो पाएगा। फिर कहेंगे ये लोग, ये तो अगर एक चुनाव इनका कोई लूज हो जाए तो वहाँ ईवीएम में दिक्कत आ जाएगी, शासन में दिक्कत आ जाएगी। कड़े मुकाबले में यही चीज तो नहीं कहेंगे, हम तो चाहते हैं कि कड़ा मुकाबला हो, शानदार मुकाबला हो, लेकिन जीत निश्चित भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं सच के साथ बता रहा हूँ आपको, वक्ता जी आने दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास है और सत्ता की जो कमियां हैं उनको हम जानते हैं और उनका हम सही समय पे यूज करना जानते हैं और विपक्ष को संभालना नहीं आता। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं 3 राज्यों में से 1 में बढ़त उनकी दिखाई है, आपने 2 में हमारी भी दिखाई है। ठीक है, जयकरण वर्मा जी, स्वागत होना चाहिए। आपके लिए तो एक खुशी का माहौल पार्टी में शायद बनता नजर आ रहा होगा। सर्वे सामने आया है, सीटें सबसे ज्यादा आपको मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से सवाल किया गया तो जनता भी कह रही है कि भूपेश बघेल ही चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम किया है। खुशी है वक्ता जी? देखिए, हमें सर्वे से खुशी और गम का कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारी सरकार ने वहाँ काम करने का काम। वक्ता जी, मैं आपको बता दूं, माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और उनकी पूरी टीम, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो या सीबीआई ने, पूरी उनके तंत्र ने सबसे पहले वहाँ भूपेश सरकार को जेल भेजने का काम करने की कोशिश की, उनको तोड़ मरोड़ कर सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार उसमें फेल रही, भारतीय जनता पार्टी उसमें फेल रही, यहाँ तक कि उनकी पूरी संस्थाएं भी फेल रही। हमारे नेता, माननीय पिछड़े वर्ग के जो नेता है, जो दलितों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, किसानों की आवाज है, जो सब समाज की एक आवाज बन चुके हैं और छत्तीसगढ़ के चहेते और दुलारे नेता बन गए हैं, देखिए जेल भेजने की चाहत थी वक्ता जी मोदी जी की, वो फेल हो गई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सुन लीजिए, सुनिए ना वक्ता जी, आज जो मोदी जी का पूरा तंत्र लग करके और छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री को डिगा न सकी, हिला न सकी, वो ताकत मुख्यमंत्री की नहीं, वो ताकत छत्तीसगढ़ की जनता, उनकी प्यार दुलार और उनके आशीर्वाद। ठीक है जयकरण जी, मान लेते हैं अमित शाह जी को वापस आना पड़ा और उनकी सरकार और माननीय भूपेश बघेल जी को जेल भेजने के उनके जो इरादे थे वो फेल हो चुके हैं। मैं फिर बता दूं कि माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में पूरे देश में एक छत्तीसगढ़ मॉडल पेश करने का काम कर रहे हैं। वो मॉडल नहीं जो गुजरात में मोदी जी ने। ठीक है जयकरण जी, ठीक है, बीजेपी की वो रणनीति फेल हो गई, उन्हें नहीं भेजा जा सका। ठीक है जयकरण जी, समझ गई मैं उनको, जो भी आपने कहा मैं बेहतर तरीके से समझ गई। एक चुनौती थी आपकी बीजेपी की तरफ से, जिसे आपने साजिश करार दिया, मान लेते हैं साजिश के तहत काम किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार स्ट्रॉन्ग तरह से खड़ी रही और छत्तीसगढ़ में फिलहाल आपकी सरकार बनती सर्वे के अनुसार नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी से पीछा छूट गया बाकी आम आदमी पार्टी जो 10 गारंटियों की घोषणा करके छत्तीसगढ़ में आई है, उसका क्या करेंगे? सर्व आदिवासी समाज वो भी उतर रहा है मैदान में, उसका क्या काट है? इनका क्या कुछ करेंगे? वक्ता जी देखिए, हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और हमारी वहाँ की जो कांग्रेस कमेटी है, ये वहाँ आदिवासियों के और जो भी समाज है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यवसायी हो, ये मन में उतर कर काम करना चाहती है। बाहर के लोग उनको जाने में, समझने में बड़ा समय लगता है। फिर अलग होकर क्यों लड़ रहे हैं वो?
सर्वसम्मति आदिवासी समाज अलग होके क्यों लड़ रहा है अगर आप साथ हैं? वक्ता जी आपने कहाँ देख लिया? अभी आपने देखा ना, एक आदिवासी खबरें बता रही हैं, रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। आदिवासी नेता ने, एक आदिवासी नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी चेहरा बनाकर रखी थी, आज ने देखा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया। माननीय भूपेश बघेल सरकार का साथ देने का काम किया। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में जनहित मुद्दा उठाने का काम किया। वक्ता जी कहाँ पड़ी है आप चक्कर में? देखिए, किसी पद पर दिखा देना कठपुतली की तरह और एक बोलने न देना, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं। ये कांग्रेस पार्टी जिस समाज के और वर्ग को बिताती है उससे उस समाज का हित भी देखती है और कहती है कि जब आपके समाज का, आपके वर्ग का अनहित होने लगे तो राहुल गांधी लेकिन सर 10 गारंटियां कम नहीं होती। जयकरण वर्मा जी, जिसको लेकर जनता भी कह रही है कि महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं आप पर वार करने की कोशिश की है। अपनी 10 गारंटियों में सबसे पहले उसने यही 2 मुद्दे रखे हैं। इसके लिए क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से है? देखिए वक्ता जी, देखिए हमारी सरकार आपने देखा होगा, क्या आपको पता है वक्ता जी कि वहाँ हमारी भूपेश सरकार, जब मोदी सरकार कहीं अनाज खरीदने के लिए नहीं तैयार होती तो वहाँ भूपेश सरकार अच्छे रेटों में गेहूं धान खरीदने का काम करती है। जब किसानों को कहीं कुछ लाभ नहीं मिलता तो आपने देखा होगा वहाँ गोबर भी खरीदने का काम करता है, मूत्र भी खरीद करके किसानों को लाभ देने की हर वो कोशिश की जाती है। किसानों के खाते में पैसे भी डाले जाते हैं। मतलब कोई ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार नहीं छोड़ती जो किसानों, गरीबों, मजदूरों और व्यवसायियों के हित में हो, उससे सरकार उससे दूरी नहीं बनाती। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी साहब जब फेल हो चुके हैं, अमित शाह साहब जब फेल हो चुके हैं, उनकी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जब फेल हो चुकी है तो अब कुछ नहीं होने वाला है। पुनः हमारी बहुत प्रचंड बहुमत। ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी, सर्वे आ चुका है और फिलहाल जयकरण जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से आप फेल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। क्या जिस तरह से जनता ने जो खुलकर उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, कमाई और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, आप क्या इसे एक हथियार बनाकर आगे के लिए पेश करने के लिए तैयार है? क्या कुछ आपकी रणनीति होगी अब फिलहाल छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए वक्ता जी, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। छत्तीसगढ़ सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है। जैसे उनका पूरे 5 वर्ष तक शासन रहा है, उन्होंने प्रयास करा कि बहुमत के शासन में सरकार थी, इस पर आज वो खड़े होकर जाएंगे। जैसे दूसरी सरकार रिपीट हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो या और प्रदेशों में सरकार हुई है, और कई जगह जो है आए हैं कि वो उनके पास कुछ ना कुछ पहली सरकारों का वो शानदार कार्यकाल था, वो नीतियां थी कि उन्होंने उसको, केजरीवाल जी ने दिल्ली में झूठ बोल कर ही लेकिन बिजली पानी फ्री का लालच दे कर लिया। अब वो पास हुआ नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात जो है छत्तीसगढ़ में सबसे जो कांग्रेस को दिक्कत आ रही है, जो गठबंधन की भी बात आती है, वहाँ सबसे ज्यादा ड्रामा केजरीवाल जी को करना है कि हमें कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें काम करने की जरूरत है। हम अपनी रणनीति के तहत वहाँ निश्चित शानदार एक सरकार बनाएंगे और सुशील ढंग से जो सरकार चले। डॉक्टर रमन सिंह वहाँ इससे शानदार मुख्यमंत्री थे, उनका नेतृत्व लोगों ने पसंद किया, लंबे समय उनको दिया। तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी अब संगठनात्मक रूप से वहाँ काम कर रही है। निश्चित हम सर्वे का स्वागत करते हैं क्योंकि सर्वे हमारे लिए भी होता है, लेकिन ये हमें पूरा विश्वास है कि बूथ से लेकर राज्य के स्तर तक संगठन जब हमारा काम करता है तो उसके सर्वे में अंदर जाने को बड़ी मेहनत। बिल्कुल ठीक है, चुनाव होगा। ठीक है देवेंद्र जी, चर्चा को आगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है, बिगुल बच चुका है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सर्वे ने कहीं ना कहीं एक पार्टी के अंदर खलबली मचा दी और तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का डर है क्योंकि आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज भी अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर गया है। तो अब इस बात को लेकर क्या कुछ पार्टियां अपनी आगे की रणनीति में बदलाव करेंगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी से और जयकरण वर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपने अभी कहा, खुद ही कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और उसको लेकर आपने छत्तीसगढ़ में उस वक्त में 5 साल बिताए। लेकिन चुनावों को लेकर विभिन्न मंचों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ही रमन सिंह नजर आ रहे हैं।
पार्टी के आपके नेता भी कहते हैं कि रमन सिंह हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका चेहरा बतौर मुख्यमंत्री न तो पेश किया जा रहा है और ना ही ऐसा करने की पार्टी की कोई रणनीति अभी फिलहाल समझ में आ रही है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पार्टी की एक रणनीति अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हमारा राष्ट्रीय चेहरा जो है, जब हम आप लोकसभा चुनाव की बात से तो माननीय प्रधानमंत्री जी का तय है, लेकिन प्रदेश में हम ज्यादातर जो है चेहरे को ओपन करते ही नहीं है किसी गुप्ता जी, और सब ये समझते हैं, लोग बात सबको अंदाजा भी होता है। और लगभग उनका जो कार्यकाल रहा हो लगातार 3 बार वो मुख्यमंत्री वहां रहे हैं, वो एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने जो अपना बनाया, छत्तीसगढ़ का जो है एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस ने अब आपने भ्रष्टाचार से लेकर सारी चीज वहां जनता आपके सामने प्रत्यक्ष में बोल रही है। सर्वे का जो है 19-20 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2% से 1.5% वोट का ये अंतर जो आता है, इसी में आप होती है 8 से 10 सीटें हो जाती है। ठीक है, तो इसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। लेकिन देवेंद्र जी, क्या होता है ना, जब हम मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे सामने नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते भी हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी में सरकार में बैठने वाला कौन होगा, क्या हमारी बातों को सुन पाएगा, क्या हमें समझ पाएगा, ये जनता को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि भूपेश बघेल ही उनका चेहरा होंगे। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट साबित हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को पसंद नहीं किया जाता है। भूपेश बघेल के बाद अगर नंबर आता है तो रमन सिंह का ही नंबर आता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर जनता रमन सिंह को ही देखना चाहती है। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से एक क्वेश्चन का जवाब और भी निकल जाएगा कि पार्टियों की जो रणनीति होती है, जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति आप देख रहे हैं कि वो गठबंधन बनाकर भी एक चेहरा तय नहीं कर पा रहे, और उनसे ज्यादा गठबंधन के साथ ही हमारे फिर भी चेहरा तय है। तो अपनी अपनी रणनीति पर हम ये सब चीज जो है सबके लिए सब पता है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा जल्दी नहीं घोषणा करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चेहरा एक नेतृत्व हमारे पास इतना शानदार है कि माननीय जो प्रधानमंत्री जी की जो टीम है, जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, सबसे कैप्टन सिंगल एक है पूरे एनडीए गठबंधन के। यहाँ तो INDI ... लगकर इस तरीके से केजरीवाल जी ने अपना काम किया, अभी नीतीश जी करेंगे और शरद पवार भी तैयार बैठे हैं। बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। आप चुनाव में, मैं ये भी कह रहा हूँ आपको वक्ता जी, ये तो एक फ्री छोटा चुनाव है, इसको इसलिए मानना कि विधानसभा का फर्क ज्यादा जो है लोकसभा पे इस पर क्लियर नहीं करता कि असली टारगेट 2024 भी है, और उससे पहले हम 5 राज्यों के जो चुनाव है उनको फतह तो निश्चित कर रहे हैं, लेकिन टारगेट हमारा 2024 है। उसकी रणनीति के तहत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, विपक्ष की समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से क्या हुआ है, क्योंकि इन्हें ईडी और सीबीआई सॉफ्टवेयर में जीतती है। ईडी सीबीआई का नाम लेते हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार नहीं किया, आप ईमानदार है तो क्यों डरते हो? 70 वर्षों तक आपके हाथ में रही है, आपने कितने लोगों को जलावतन कर दिया सीबीआई और सीबीआई से, कितने लोगों को मिटा दिया, देश से भगा दिया। अरे सामना करो भैया, लोकतंत्र में आप धरने प्रदर्शन क्यों करते हो? इनके तारीखों पे जाओ, कोर्ट में जाओ, सामना करो, जवाब दो। हम ईमानदार है, पूछी तो नहीं आपसे, जेल कहाँ भेज रहे, क्यों डरते हो? जयकरण जी, करो ये सब लोग जो आपकी तरफ से तो साफ तौर पर ऐलान हो चुका है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप भूपेश बघेल का चेहरा ही सामने करेंगे, क्योंकि जनता भूपेश बघेल के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और आगे बढ़कर लगातार ये कह भी रही है कि हमारी पहली पसंद अगर होंगे तो भूपेश बघेल होंगे। क्या लगता है आपको, बीजेपी की जो रणनीति कहीं ना कहीं छुपी हुई नजर आ रही है, संगठनात्मक तौर पर वो फिलहाल लड़ती हुई छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, कोई चेहरा सामने नहीं है, तो एक तरह से आपके लिए ये तुक्के पर तीर चलाने जैसा होगा? कितना कठिन आप इसको मानेंगे, या आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है कौन नहीं, भूपेश बघेल बाजी जीत ही जाएंगे? नहीं वक्ता जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं नहीं बनाते हैं। क्या कारण है कि रमन सिंह पर उनका विश्वास नहीं? क्या उनको लगता है कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के लायक नहीं, या उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता उनकी कार्यकाल को देख करके अब उनको चुनना नहीं चाहती, उनको मुख्यमंत्री रूप से देखना नहीं चाहती? ये भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती, मैं इस पर नहीं कहना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ वक्ता जी, देखिए, भूपेश बघेल वो नाम है जिससे छत्तीसगढ़ के
भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, उनसे अगर जो किसी को दिक्कत है तो माननीय मोदी जी को दिक्कत है। इसलिए वो पिछड़े के बेटे हैं, कुर्मी समाज में उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि उनकी आवाज वो आवाज बनती है कि जब मोदी साहब देश के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने का काम करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एक सभ्य और सहजे भाषा में उनको जवाब देने का काम करते हैं। और जिसको मोदी साहब की जो दुश्मनी है उसको मैं वक्ता दुबे जी एक शब्द में खत्म कर देना चाहूंगा कि देखिए मोदी साहब की जो शुरुआती दुश्मनी हुई वो हमारे केशु भाई पटेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा करते थे वहां से शुरुआत हुई, फिर नीतीश कुमार पर चल जा करके और विनय कटियार जैसे नेता को जो एक समाज के से इनकी नफरत है वो नफरत पूरे देश में जग नहीं, लेकिन आप ही को घर में घेरने के लिए भतीजे को उतार दिया है और वो जीते भी हैं भूपेश बघेल को हरा के। मैं कहता हूँ देखिए मैंने एक बार कहा आपसे कि देखिए माननीय मोदी जी का पिछड़ों से बड़ा ही दुर्व्यवहार रहा है, खासकर कुर्मी समाज के लोगों नेताओं से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती है कि पिछड़ों का हमेशा से ध्यान रखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती है कि पिछड़ों का ध्यान रखा गया। अजय करण जी नहीं, आप पिछड़ों को देखिए, पिछड़ों की अगर देखी ध्यान रखे होते तो आज पिछड़ों की स्थिति क्या होती देश में, वक्ता जी आपसे छुपी नहीं होती। जिस प्रकार से आज पिछड़ों की हक हकूक को मारा गया। ठीक है जयकरण जी, हमारे पास वक्त की कमी है, जाते जाते 30 सेकंड के अंदर मुझे ये बता दीजिए कि अगर चुनाव में आप आगे बढ़ते हैं, जी सुनिए, चुनाव में आप आगे बढ़ते हैं जयकरण जी, तो मुद्दे क्या होंगे आपके? जल्दी से 10 सेकंड में खत्म कर दीजिए। किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं? वक्ता जी देखिए, हमारे पास मुद्दे की जरूरत नहीं है, हमारी जनता हमारे मुद्दों पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बनाया है कि पुनः भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में बिठाना ही बिठाना है। और भ्रष्टाचारी, महंगाई और रोजगार विरोधी, देशी विरोधी और न्याय पसंद लोगों की मांग है कि मोदी हटाओ, रमन हटाओ। ठीक है जयकरण वर्मा जी। देवेंद्र जी आपके क्या कुछ मुद्दे होंगे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कमाई, कई सारी चीजें जिसको लेकर जनता बोल रही है। किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में उतरेंगे अगर आपकी सरकार आती भी है तो? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, हम कोई झूठा वादा नहीं करते हैं। हमें पता वक्ता जी लंबा शासन चलाना और आगे 2024 में जवाब देना। विकास और सुशासन पहली प्राथमिकता होगी और सुरक्षा से जो है लोगों को जो विश्वास इस पूरे देश में बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हर राज्य में उसको हम देने का काम करेंगे। सुशासन हमने उत्तर प्रदेश के तौर पर जिस तरीके से मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया ने मांगा, सब जगह उसका जो अमली जामा पहनाकर उसी पर जनता के बीच में एक ईमानदार सरकार देंगे और सीधा संपर्क जनता के बीच में रहे। क्योंकि 9 साल में भ्रष्टाचार, ये घोटाले, ये खुलने बंद हो गए हैं। अब ये कुछ छोटी मोटी उंगलियां इंगित करें जिगर बेवजह डिबेट में जब कोई सबूत ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अन्य तो 9 वर्षों में कोई भी तत्व विपक्ष के पास आज ऐसा नहीं है कि जिसे लेकर जनता को ये कह सकें कि हमने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। आप टीवी और ईडीआई पर तब तक चिल्लाते रहोगे। ठीक है, अभी जनता तय करेगी कि आखिर छत्तीसगढ़ की कमान किसको देनी है, कौन आगे करेगा। क्या पता कांग्रेस और बीजेपी से भी आगे आम आदमी पार्टी निकल जाए, क्योंकि फ्री की जो घोषणाएं की गई हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। तो शायद जनता के मूड की बात है कि जनता किसे चुने। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सर्वे को देखते हुए एक नई उम्मीद जागी है कि एक बार फिर से उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट हो सकती है, और बीजेपी को एक करारा झटका लगा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से खुली नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आगे किया है और ना ही कोई नया कप्तान ढूंढा है। क्या कुछ होगा ये जनता तय करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।